अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैराग्राफ टैग, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल टैग्स। उसके अलावा हमने कमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस को कैसे प्लेस करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में देखेंगे, रिलेटिव यूआरएल के बारे में, इमेजेस को पाथ देने के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने गौर से देखना है क्योंकि कोई भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको इमेजेस लाजमी वहाँ पे नजर आती है। ठीक है, वीडियो हो ना हो इमेजेस लाजमी होती हैं। ओके, तो वेबसाइट के ऊपर जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंटेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट किया था। इस फोल्डर को राइट क्लिक करें और VS स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लें। ओके जी, ओपन विद कोड। ये हमारा कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके जी, तो ये है जी हमारे पास फोल्डर। ओके, और ये हमारे पास फाइल है index.html जो हमने क्रिएट की थी। तो लास्ट टाइम का जो कोड है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके जी, तो इमेज टैग को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, दो मेथड्स हमने जो फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है जी, अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर मजीद हमने सब फोल्डर्स को क्रिएट करना है। ओके, फोल्डर्स हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फोल्डर। ओके, और यहाँ पे जाके इधर भी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, यहाँ से क्रिएट करें, वहाँ से क्रिएट करें। ठीक है, हम एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं आपको इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर। ओके, तो इमेजेस के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इमेजेस के नाम से। ओके जी, अब इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हमने सारी की सारी इमेजेस को प्लेस करना है। ओके जी, ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग जो इमेज आए तो उसको यहाँ यहीं पे प्लेस करते हैं। उसको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने इमेज का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। दूसरा जो फोल्डर है, सारे फोल्डर हम पहले से बना के रख देते हैं ताकि आने वाले टाइम में इसी जो है स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे। ओके, इमेजेस का फोल्डर हो गया। दूसरा फोल्डर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा VS स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश करें ताकि आपका हमें जो न्यू फोल्डर क्रिएट किए वो नज़र आ जाए। ओके जी, ठीक है, ये रिफ्रेश किया तो ये फोल्डर हमारा इमेजेस का विजिबल हो चुका है। ओके, तो अभी यहाँ यहीं पे VS स्टूडियो कोड के अंदर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ये जो न्यू फोल्डर वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम फोल्डर का नाम लिखेंगे। इसका मैं नाम रखता हूँ CSS। ओके जी, CSS एंटर किया तो ये हमारा एक और फोल्डर CSS के नाम से क्रिएट हो चुका है। CSS का फोल्डर, और ये देखिए इधर भी आ चुका है। अब CSS का फोल्डर मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमारी जो CSS की फाइल्स होंगी वो हमने इस फोल्डर के अंदर रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर पे इसका मैं नाम रखता हूँ JS मीन्स इसके अंदर जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी वो हम JS वाले फोल्डर में रखेंगे। जावास्क्रिप्ट पूरा भी लिख सकते हैं, सिंपल JS भी लिख सकते हैं। ओके जी, JS लिख के मैं एंटर करूंगा तो ये फोल्डर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जाके यहाँ पे देखिए जी, ओके जी, JS फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके अलावा हमें और जो भी फोल्डर्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम साथ साथ यहीं पे बनाते जाएंगे। ओके, एक मेन फोल्डर है किस नाम से, वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से, उसके अंदर बाकी सब फोल्डर्स हैं। ओके, जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट जिस वेबसाइट के बारे में होगा आपने उसका नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ तक हमने फोल्डर्स को क्रिएट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस हैं इंटरनेट से वो डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी 3 इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, मैं उन्हीं को लूँगा। ओके जी, तो हम जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो ये ऑलरेडी मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। इन इमेजेस को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने हमारा जो फोल्डर है वेब डेवलपमेंट वाला, उसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी, ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, यहाँ पे मैं इसको इन इमेजेस को प्लेस कर दूंगा। ओके, करंटली मैंने इनको यहाँ पे प्लेस किया है, इसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, इसके बाद हमने इन इमेजेस को इस फोल्डर के अंदर डाल देना है। ये हमारी 3 इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। ओके जी, तो अभी हम प्लेस करते हैं इमेजेस को अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इमेजेस को प्लेस करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इमेज टैग को यूज़ करेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है IMG लिखेंगे, एंटर करेंगे
तो ये VS स्टूडियो कोड इसको कंप्लीट कर लेगा। देखिए इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया SRC के नाम से और alt के नाम से। अब ये जो इमेज टैग है इसको भी हम एम्प्टी टैग कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी एक सिंगल टैग है, मीन्स कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक सिंगल टैग है। ओके, सिर्फ ओपनिंग टैग आता है इसका। इस तरीके से हमने एम्प्टी टैग कौन सा देखा था, ब्रेक टैग, और जो दूसरा है HR टैग। ओके, हॉरिजॉन्टल रूल, ये भी क्या है, एम्प्टी टैग्स हैं। ओके, तो जब भी हमने इमेज वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करनी होगी तो हम उसके लिए इमेज टैग यूज़ करेंगे। अब इमेज टैग के अंदर दो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनकी भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, ये एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, जो भी आपके टैग्स होंगे, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स का काम होता है उस टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, जैसे कि इमेज टैग के अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। SRC का मतलब है सोर्स, सोर्स कि ये जो इमेज है इसका सोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे हम इसका पाथ लिखेंगे, सोर्स देंगे इसको। ठीक है, URL देंगे यहाँ पे, तब जाके हमारी इमेज जो है वो वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। दूसरा है alt एट्रीब्यूट। alt का मतलब है अल्टरनेटिव। ठीक है, कि इन केस अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी इमेज वेबसाइट पे नहीं शो हो रही तो alt एट्रीब्यूट, alt के अंदर हम इमेज के नाम लिख देंगे, ताकि अगर इन केस कोई हमारी वेबसाइट पे इमेज नहीं शो हो रही तो उसकी जगह, उस इमेज की जगह जो टेक्स्ट हमने लिखा होगा alt के अंदर वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके जी, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का पाथ देंगे। अब मैंने 3 इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, देखिए डाउनलोड 1 के नाम से, डाउनलोड और फिर इमेजेस के नाम से, ये 3 इमेजेस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। आप भी कोई भी रैंडम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, डाउनलोड 1.jpg। अब इसकी जो एक्सटेंशन है .jpg, इसको भी आपने याद रखना है। इमेज की एक्सटेंशन PNG भी हो सकती है, JPEG भी हो सकती है, वो जिस फॉर्मेट में होती है उसकी वही एक्सटेंशन होती है। ओके जी, तो यहाँ पे हम इमेज का नाम लिखेंगे डाउनलोड। लेकिन जो ही मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ तो VL स्टूडियो कोड ने खुद ही DO, इस इमेज के जो नाम के शुरू में जो DO आ रहा है, दोनों इमेजेस शो कर दिए हैं कि कौन सी इमेज आप यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर फुल स्पेलिंग नहीं लिखना चाह रहे तो यहाँ पे जो सजेशन आ रही है इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हम उसने खुद ही नाम को मुकम्मल कर दिया है, क्योंकि डाउनलोड 1.jpg। ठीक है, इमेज का नाम के साथ आपने एक्सटेंशन भी लाजमी लिखनी है, अदरवाइज इमेज शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद गो लाइव पे क्लिक करते हैं, लाइव सर्वर हमारा रन होगा और वेबसाइट के ऊपर हमें इमेज शो हो जाएगी। ये देखें जी, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर हमें इमेज शो हो चुकी है। ठीक? अगर मैं यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है इसको रिमूव करता हूँ, ये जो आगे एक्सटेंशन लगी हुई है, ठीक है, JPEG को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए यहाँ से हमारी इमेज गायब हो चुकी है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी इमेज का नाम लिखें तो साथ में आपने उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी लिखनी है। ठीक है, कि उसकी टाइप क्या है, इमेज की टाइप क्या है। ठीक है, टाइप लाजमी लिखनी है। तो डॉट मैं क्या लिखूंगा, JPEG, JPEG इसकी जो है टाइप है इस इमेज की। ओके, सेव करेंगे, ब्राउजर खोलेंगे तो ये इमेज हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, ये पहला मेथड था इमेज को पाथ देने का। इमेज को पाथ देने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। ओके, कि जब आपकी इमेज रूट फोल्डर में पड़ी हो उस टाइम आप किस तरीके से पाथ देंगे। अगर आपकी दूसरा मेथड, अगर आपकी इमेज किसी सब फोल्डर में पड़ी हो उस टाइम आप किस तरीके से पाथ देंगे। और अगर इन केस आपकी ये जो HTML की फाइल है, रूट HTML की फाइल, ठीक है, ये अगर आपके रूट फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, ये भी किसी सब फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उस केस में आप किस तरीके से आपने इमेजेस को पाथ देना है। ये 3 मेथड देखेंगे हम। अभी हमने कौन सा मेथड देखा है कि हमारी जो HTML की फाइल है ये भी रूट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि ये मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर को मैं रूट फोल्डर कह रहा हूँ। ओके जी, तो ये भी रूट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। जो मेरी इमेज है, जो हमने ये इमेज प्लेस की हुई है, ये भी रूट फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, जब ये सिनेरियो होगा हमारे पास कि HTML की फाइल और इमेज की फाइल दोनों रूट फोल्डर के अंदर होंगी तो हम इस तरीके से पाथ देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, जस्ट इमेज का नाम लिखेंगे तो वो हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड, अगर हमारी इमेज, मैं अब इन सब इमेजेस को यहाँ से कट करता हूँ और इमेजेस फोल्डर के अंदर प्लेस कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने इनको कट किया, Ctrl X से कट करते हैं और Ctrl V से वापस जाके
पेस्ट करते हैं। ओके जी, तो आप देखें रूट फोल्डर के अंदर मेरी कोई भी इमेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने सारी इमेजेस फोल्डर के अंदर प्लेस कर दी हैं। ओके जी, अब देखें जब मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया तो अब हमारी वेबसाइट के ऊपर से देखें इमेज रिमूव हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया है। ऑब्वियसली जब पाथ चेंज होगा तो वो तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ओके, अब हम जाके उसका दोबारा से पाथ ठीक करेंगे। दिस इज दी सेकेंड वे ऑफ हाउ टू गिविंग द पाथ टू द इमेजेस। ओके, तो अब यहाँ पे जाके मैं पाथ इसको दोबारा से दूंगा। SRC मीन्स के सोर्स, इसके लोकेशन, हमने इमेज की लोकेशन बतानी है, इसको सोर्स बताना है। ठीक है, अभी हमारी इमेज किधर है जी? इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या रखा था हमने? इमेजेस। ठीक है, जो ही मैं इमेज लिख रहा हूँ तो देखिए इमेजेस फोल्डर का नाम उसने खुद ही डिस्प्ले कर दिया है। मैं एंटर करूंगा, एंटर जो ही करूंगा तो इमेजेस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस पड़ी हुई हैं उनके नाम भी VS स्टूडियो कोड शो कर देगा। ठीक है, अब इमेजेस तो हमें इमेजेस के नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इमेजेस के अंदर ये 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं। ओके जी, मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ इस इमेज को, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा images.jpg। ओके, अपने इमेजेस के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। इमेज जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं तो उसके मुख्तलिफ नामों के साथ वो डाउनलोड होती है। ठीक है, तो आप उसका नाम खुद भी रख सकते हैं, वो इमेज जिस बारे में होती है। ठीक है, तो वो नाम आप उसमें उस इमेज का नाम रख सकते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो अभी मैंने इमेजेस के अंदर इमेज पड़ी हुई थी जिसका नाम है images.jpg, उसका पाथ दिया है। तब अपनी वेबसाइट को हम रन करते हैं तो देखें ये हमारी इमेज जो है यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, जो ही हमने पाथ ठीक किया तो हमारी इमेज यहाँ पे शो हो चुकी है। जो ओल्ड इमेज थी जो हमने पहले लिखी थी उसको मैं उसका पाथ देता हूँ download1.jpg के नाम से है। सेव किया तो रन किया तो ये हमारी इमेज शो हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड वे कि जब आपकी जो इमेजेस हैं वो सब फोल्डर में पड़ी होंगी तो ये दूसरा मेथड है, उस टाइम आप किस तरीके से पाथ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पाथ दिया है। ठीक है, कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है? इमेजेस फोल्डर, उस फोल्डर का नाम, फिर उस फोल्डर के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उसका नाम। ओके जी, तो ये था दूसरा मेथड इमेजेस को आप किस तरह से पाथ देंगे। तीसरा मेथड क्या है? इन केस अगर आपकी ये जो ये हमारे पास जो इंडेक्स वाली फाइल है, HTML की जो फाइल है, ठीक है, वो अगर रूट फोल्डर में नहीं पड़ी, वो भी किसी सब फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उस टाइम हम इमेजेस को पाथ कैसे देंगे? ठीक है, उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ समझाने के लिए, HTML के नाम से। कि मेरी जितनी भी HTML की फाइल्स हैं मैं उनको इस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, करंटली चूँकि मैं इंडेक्स फाइल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स वाली, तो मैं इसी को यहाँ से कट करूँगा और पेस्ट कर दूंगा HTML फोल्डर के अंदर। ओके जी, अब जब मैंने ये काम किया तो अगेन हमारा क्या हो गया है? पाथ चेंज हो गया है, इमेज का पाथ भी चेंज हो गया है और जो हमारी HTML की फाइल थी उसका पाथ भी चेंज हो गया है। जब मैंने ये काम किया तो देखिए VS स्टूडियो कोड के अंदर क्या है? VS स्टूडियो कोड के अंदर अब इस फाइल के ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आ रही है, मीन्स ये शो कर रहा है कि ये फाइल अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही रूट फोल्डर के अंदर। इसका मतलब है इसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा और अब उस फाइल को दोबारा से ओपन करूंगा। अब वो फाइल मैंने कहाँ पे प्लेस की है? HTML फोल्डर के अंदर। तो HTML फोल्डर के में यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास index.html। ओके जी, और यहाँ पे देखें अब इमेजेस का पुराना वाला पाथ है। तो मैं इस फाइल को रन करूंगा। रन करने के लिए पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्वर को क्लोज करेंगे और दोबारा से इसको रन करेंगे इस फाइल को, क्योंकि अब ये दोबारा से इसका पाथ चेंज हो गया है। देखें यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है? कैन नॉट गेट दिस। ठीक है, क्योंकि हमने पाथ चेंज किया है उसका। तो दोबारा से मैं इसको रीरन करूंगा तो ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा? इसका पार्ट ठीक करूँगा। पार्ट ठीक करने के लिए हमने क्या करना है? SRC के अंदर मैं आऊँगा और आके अब ये थर्ड मेथड है। ठीक है, थर्ड मेथड। अब जब हमारा जो हमारी HTML की फाइल्स होंगी वो भी किसी सब फोल्डर में पड़ी होंगी, ठीक है, और इमेज भी किसी सब फोल्डर में पड़ी होगी या रूट फोल्डर में पड़ी होगी, इस टाइम हम किस तरीके से पाथ देंगे? तो इस टाइम आपने क्या करना है? आपने लिखना है जी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, जब आप लिखेंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश तो फिर ये आपको वन स्टेप बैक लेके जाएगा। ठीक है, मेरी इंडेक्स वाली फाइल कितनी पड़ी हुई है? ये नोट करिएगा जी, मेरी इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई है HTML फोल्डर के अंदर। मैं इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, और मेरी जो बाकी इमेज जो बाकी फाइल्स हैं वो किधर पड़ी हुई है? इससे बाहर, इस फोल्डर के बाहर। ओके, ये पड़ी हुई है।
मैं HTML के अंदर गया, अब वन स्टेप में बैक मूव करूंगा, मैं पिछले फोल्डर में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये इस पे क्लिक करूंगा, वन स्टेप बैक गया और फिर इमेजेस का फोल्डर सेलेक्ट किया और फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। यही सिनेरियो हमने कोड के अंदर भी करना है। अब कोड के अंदर हम किस तरीके से वन स्टेप बैक जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वन स्टेप बैक जाने के लिए डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, वन स्टेप बैक गए। अब हम कहाँ पे चले गए, रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, CSS का फोल्डर पड़ा हुआ है, HTML का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, CSS HTML और फिर इमेजेस का और JS का फोल्डर। तो मैं सिलेक्ट करूंगा हमारी इमेज किधर पड़ी हुई है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, इसको सिलेक्ट करूंगा। ओके जी, वन स्टेप बैक गए, फोल्डर को सिलेक्ट किया और अब हम फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई है इनको सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, डाउनलोड वन के नाम से जो इमेज पड़ी हुई है। अब इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद जाके अपने ब्राउजर के ऊपर देखेंगे तो ये हमारी देखें इमेज डिस्प्ले हो गई है। ओके जी, ओके, तो ये तीन मेथड्स थे इमेज को पाथ देने के, ठीक है। अब मैं वापस जाके ये समझाने के लिए आपको मैंने ये काम किया था, ठीक है। मैं वापस अब क्या करूँगा, जो HTML वाली जो फाइल है उसको वापस यहाँ पे रूट फोल्डर में रखूँगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास जो HTML की फाइल्स होंगी, ठीक है, वो आपने रूट फोल्डर में रखनी है। ओके, क्योंकि रूट फोल्डर से फिर आपने सारे बाकी जो जो बेस्ट प्रैक्टिस में ये आता है कि आपने जो HTML की फाइल्स हैं वो सारी रूट फोल्डर में होनी चाहिए, और जो बाकी फाइल्स हैं CSS की, इमेजेस की, वीडियोस वाली, ठीक है, JS वाली, वो आपने उनके लिए सब फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो इस HTML फोल्डर को वापस डिलीट कर दूंगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया था। तो आपने क्या करना है, अपने फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बनाने हैं, ठीक है, CSS के नाम से, इमेजेस के नाम से, JS के नाम से, और एक और फोल्डर वीडियोस के नाम से। ये जो भी वीडियो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करेंगे तो उसको हमने प्लेस करना है, उन वीडियोस को हमने कहाँ पे रखना है जी, वीडियोस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, आप इसी रूट फोल्डर के अंदर सारी सारी HTML की फाइल्स भी डाल देंगे, ठीक है, CSS वाली भी डाल देंगे, वीडियोस भी इधर पड़ी होंगी, इमेजेस भी, तो वो क्या होता है जी, आपको खुद नहीं पता चल रहा होता है कि मैं इमेजेस का पाथ, इमेजेस कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब वेबसाइट पे काम करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें बेशुमार इमेजेस भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, CSS की फाइल भी काफ़ी सारी होती हैं, JS की फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जब सारा आपका डाटा इकट्ठा यहाँ पे पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपने अपने जो सब फोल्डर्स क्रिएट करने हैं और उन्हीं के अंदर फाइल्स को रखना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। इमेजेस आपको आपने देखनी है तो आपको इमेजेस फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में हम इन इमेजेस फोल्डर के अंदर भी मजीद सब फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। वो क्यों, कि जब इमेजेस के अंदर आएंगे और वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लोगो है, ठीक है, तो उस लोगो को बाकी इमेजेस से सेपरेट रखने के लिए, क्योंकि लोगो तो एक ही होता है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे लोगो के नाम से, लोगो। ओके, और जो भी वेबसाइट का लोगो होगा वो उस लोगो की इमेज में इस लोगो फोल्डर के अंदर रखूंगा। इसी तरीके से अगर हमने हमारी वेबसाइट डिफरेंट पार्ट्स में मुश्तमिल है, ओके जी, अगर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है तो उस टाइम भी हमने क्या करना है, उन स्पेसिफिक पार्ट्स की जो इमेजेस हैं उस स्पेसिफिक सब फोल्डर के अंदर रखनी है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इमेजेस को ढूंढना और उनको पाथ देना भी आसान हो जाता है, ठीक हो गया। तो जब आप इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उस उन इमेजेस का आप बेशक नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो इमेज चीज़ से रेलिवेंट होती है, ठीक है, तो उसका आप नाम लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो आप डाउनलोड करते हैं उनके नाम काफ़ी बड़े शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको कोड के अंदर भी फाइल्स की जब बड़े बड़े नाम शो होंगे तो आपको कोड के अंदर भी एक जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइल का नाम नज़र नहीं आएगा, तो आपका कोड यहाँ से इधर, अगर फाइल का नाम बड़ा होगा ऑब्वियसली तो यहाँ पे ये पूरी लाइन कवर होगी, तो आपको एंड टैग नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आपने कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने इमेजेस के नाम को, इनके जो नाम हैं इनके मैं नाम सिंपल कर दूंगा, ठीक है, रीनेम करूंगा, इसका वन नाम रख दूंगा, ठीक है, इस तरीके से इसको रीनेम करूंगा और इसका मैं नाम टू रख दूंगा और इमेजेस इसका मैं नाम रख दूंगा थ्री। ओके जी,
तो फाइल्स को हमने रीनेम कर दिया है। अभी हम बैक जाएंगे। ओके जी, अब इस तरीके से आपने प्रॉपर फोल्डर्स बनाने, फोल्डर्स के अंदर आपने उन सब इमेजेस को या वीडियोस को जो भी आपका कंटेंट है वो आपने इस तरीके से प्लेस करना है। ओके जी, तो हम जाएंगे अपने कोड के अंदर और दोबारा से इसको क्लोज कर देंगे। इसका चूँकि पाथ चेंज हो गया है, ये हमारी रूट फाइल है। ठीक है, रूट फोल्डर में कौन सी हमारी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए जी, HTML से रिलेटेड, HTML की जो भी फाइल है वो रूट फोल्डर में होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी अब इमेज है। अब हम इसको यहाँ से पाथ चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इमेज के जो नाम है वो भी चेंज कर दिए और पाथ भी चेंज कर दिया है। तो अभी हम मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर का नाम लिखूंगा और फिर फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है 1.jpg के नाम से, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से अगर दूसरी इमेज हम डिस्प्ले करना चाहें तो इस तरीके से हम फोल्डर का नाम लिखेंगे फिर इमेज का नाम लिखेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। और जब हम इसको रन करेंगे, स्टॉप करें, वो लाइव दोबारा से क्लिक करें, ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। ओके, तो ये हमें दो इमेज देखें नजर आ रही है। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो दूसरा एट्रीब्यूट नजर आ रहा है ऑल्ट के नाम से। ठीक है, ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि अगर इन केस आपकी किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट जब जो लोडिंग टाइम है, ठीक है, अब आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो उस टाइम इमेजेस लोड नहीं हो रही थी। कुछ इमेजेस का क्योंकि साइज बड़ा होता है, ठीक है, HD क्वालिटी की होती हैं, तो आपकी इमेजेस में भी लोड ना हो। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा, जब तक आपकी इमेज लोड होती है तब तक आपको ये जो ऑल्ट के अंदर जो आप लिखेंगे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखेंगे, उस इमेज के बारे में वो वेबसाइट पे शो होगा। या इन केस अगर आपकी इमेज किसी भी वजह से डिलीट हो गई है, ठीक है, या आपने अगर कोई वहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल डाली हुई है, तो आपकी इमेज किसी वजह से नहीं शो हो रही, तो उस टाइम क्या होता है, ऑल्ट के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है वो शो होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये इमेज जो 1 के नाम से है, ठीक है, ये किस बारे में है, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ जी। ठीक है, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल सीन के नाम से इसे नाम रखते हैं, ब्यूटीफुल सीन इमेज। ये कोई सीन है, ब्यूटीफुल उसको मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, ये ठीक है, आपकी इमेज जिस चीज़ से रिलेट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ट्री है, ठीक है, तो आप इसका नाम ट्री रख सकते हैं, ट्री इमेज। ठीक है, यहाँ पे किसी एप्पल की इमेज है तो आप उसका नाम रख सकते हैं एप्पल इमेज। ठीक है, तो इमेज जो इमेज जिस चीज़ से रिलेट कर रही होगी तो आपने वही नाम दे देना है। ठीक है, मैंने जनरल साइज को नाम दिया ब्यूटीफुल सीन इमेज। ओके, तो अब यहाँ पे मैं नाम लिखने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई। चेंजेस क्यों नहीं आई, कि ये ऑल्ट जो टेक्स्ट है, ये आपको जब आपकी इमेज वहाँ पे इसका पाथ भी ठीक होगा, ठीक है, आपकी इमेज लोड भी हो जाएगी, तो उस टाइम फिर इमेज ही आपको दिखेगी, ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे पाथ चेंज करता हूँ, ठीक है, या इमेज का नाम चेंज करता हूँ, ये आप लिख लेता हूँ 5.jpg। अब 5 के नाम से तो कोई हमारे पास इमेज है ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, देखें ये हमारी जो इमेज है वहाँ से गायब हो जाएगी, उसकी जगह ये टेक्स्ट नज़र आएगा। रिफ्रेश किया, ये देखें वो इमेज गायब हो गई है, उस इमेज की जगह क्या लिखा रहा है, ब्यूटीफुल सीन इमेज। जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था ब्यूटीफुल सीन इमेज, वो टेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इमेज का जो नाम है वो गलत डाल दिया है। ठीक है, या अगर पाथ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जो नहीं, सर अभी हमने पाथ चेंज किए थे तो इमेजेस नहीं डिस्प्ले हो रही थी, तो पाथ भी चेंज हो जाए उस टाइम भी आपको जो इमेज है उसके बजाय ये टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो आल्ट के अंदर आल्ट चूँकि SRC और आल्ट ये दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के, तो ये आपने दोनों को यूज़ करना है। ओके जी, बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऑल्ट को छोड़ देते हैं, उसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, बट आपने ये लाजमी इसके अंदर इमेज जिस चीज़ से रिलेट कर रही होगी उसके बारे में लिख देना है। ओके जी, तो अभी मैं वापस उसको 1.jpg उसका नाम ठीक कर दूंगा ताकि हमारी इमेज वापस डिस्प्ले हो जाएगी, वापस डिस्प्ले हो गई है। ओके जी, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताए। अब इसके बाद अभी तो हमने इमेज टैग को डिस्कस किया है और इमेज को पाथ देने की, इमेज का जो सोर्स है, ठीक है, पाथ देने के हमने वेज देखे हैं कि किन किन वेज से हम इमेज को पाथ दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने फोल्डर्स का स्ट्रक्चर देखा है। अभी हम देखेंगे दो और चीज़ों के बारे में, दो यूआरएल्स, एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होती है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी इंटरनेट सोर्स से, किसी इंटरनेट से किसी इमेज का पाथ उठाते हैं, कोई किसी इमेज का एड्रेस उठाते हैं और
अपनी वेबसाइट के अंदर आप उस यूआरएल को यूज करते हैं जो इंटरनेट से उठाई गई है, तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल। दूसरी है रिलेटिव यूआरएल। अभी जो यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है इसको हम कहेंगे रिलेटिव यूआरएल, कि ये किससे रिलेट कर रही है, इसी फोल्डर से, इसी ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है इसी प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही है। मीन्स कि हमने इमेजेस कहाँ पे रखी हुई हैं, वो इसी अपने लोकल फोल्डर के अंदर रखी हुई है। ओके, तो जो भी हमारा कंटेंट है जो लोकल फोल्डर में पड़ा हो, जो हमारी वेबसाइट जो हम बना रहे होते हैं उसकी जो रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है, उसी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने कंटेंट रखा होता है, फॉर एग्जांपल इमेजेस हमने वहीं पे रखी हुई हैं, वीडियोस वहीं पे रखी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम जो हम पाथ देंगे उस पाथ को हम कहेंगे रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, अभी जो मैंने ये पाथ दिया हुआ है ये इसको हम कहेंगे दिस इज दी रिलेटिव यूआरएल। ओके, दूसरी कौन सी है, एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है कि अगर हम जो इमेज है इमेज को यूआरएल देते हैं, कौन सी यूआरएल, इंटरनेट से, इंटरनेट वाला पाथ देते हैं इमेज को, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ और इधर मैं एक ब्रेक टैग भी डालूंगा ताकि हमारी जो इमेज है वो इस इमेज के बाद शो जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करने लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, जो हमारी रिलेटिव यूआरएल थी उसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम इंटरनेट से जो इमेज उठाएंगे, इंटरनेट से डायरेक्ट जो हम इमेज देखेंगे उसका पाथ यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे दिस इज दी एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके, तो अभी मैं जाऊँगा इंटरनेट के ऊपर अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे जाके सर्च करूँगा इमेजेस। ठीक है जी, ये हमने इमेजेस को सर्च किया, लेट मी ट्राई इट अगेन, बस। ओके, तो ये हमारी इमेजेस आ चुकी हैं जी। ठीक है, अब मैं ये इमेजेस पे क्लिक करूंगा, ये हमारी इमेजेस शो हो गई हैं। ठीक है, अब ये मैं इंटरनेट से इमेजेस उठा रहा हूँ, तो इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये इमेजेस मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं कोई और इमेज उठाता हूँ, मैं इस इमेज को लेता हूँ जी। ठीक है, इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, ये इमेज मेरे डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड नहीं की हुई, तब मैं इसका पाथ उठाऊंगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपने जो लिंक को कॉपी नहीं करना बल्कि कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज के एड्रेस को कॉपी करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाके अपने एसआरसी के अंदर इसको प्लेस करेंगे, कॉपी करने यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें हमने कौन सी यूआरएल यहाँ पे प्लेस की है, इसको पाथ का कौन सा दिया है, जो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें https:// दिस इस तरह की जो यूआरएल है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज दी एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, कि आप किसी और सोर्स से आप इमेज प्लेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये देखें ये इस इमेज का पूरा जो पाथ है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को जाकर रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, ये ऑलरेडी रिफ्रेश हुआ हुआ क्योंकि हमने लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो देखें ये इमेज जो है जो हमने इंटरनेट से उठाई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। ठीक है जी, जो मैंने यहाँ से इसका पाथ कॉपी किया था। ठीक है, तो ये इमेज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। ओके जी, तो ये था हमारे पास कौन सा, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल। अच्छा, अब एब्सोल्यूट यूआरएल को आपने जो यूज़ नहीं करना, ठीक है, अगर आप इमेजेस इंटरनेट से डायरेक्ट उनका जो एड्रेस है वो कॉपी करके अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर क्या आता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके पास पहले से डाउनलोड हों, आपके फोल्डर के अंदर पड़ी हों लोकली, और आप उन इमेजेस का पाथ दें। ठीक है, रिलेटिव उनको यूआरएल दें, जाए इसकी कि आप उसको एब्सोल्यूट यूआरएल दें। ठीक है, इंटरनेट वाली इमेजेस को आपने यूज़ नहीं करना। वो क्यों नहीं यूज़ करना, उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर सारी वो इमेजेस डाली हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो सारी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं और आपने उनको एब्सोल्यूट यूआरएल दी हुई है, तो इन केस अगर इंटरनेट के ऊपर ये इमेज आने वाले टाइम में रिमूव हो जाती है, या जिसने अपलोड की हुई है वो रिमूव कर देता है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब आपकी इमेज जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इमेजेस क्या लिखा हुआ है, इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू, और देखिए जी इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ठीक है, मीन्स क्या है
कि ये इमेज जिसने अपलोड की हुई है वो अगर कॉपीराइट इशू क्लेम कर दे, ठीक है, या अगर इसने ऑलरेडी इसको कॉपीराइट मार्क किया हुआ है, तो ये इमेज आपकी वेबसाइट पे फिर भी नहीं शो होगी, ठीक है। वहाँ पे जब यूजर्स आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे इस इमेज के बजाय क्या शो होगा, एक तो ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट ये शो होगा, ठीक है, यहाँ पे आई इमेज, एक तो ये शो होगा, साथ क्या शो होगा, दिस कंटेंट इज कॉपीराइटेड, ठीक है, ये भी यहाँ पे शो होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वेबसाइट को टेस्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको शो होगा। तो आपने एब्सोल्यूट यूआरएल को नहीं यूज़ करना। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही डमी वेबसाइट्स बना रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आपने एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने रिलेटिव यूआरएल को यूज़ करना है। मीन्स की इमेजेस आपकी आपके फोल्डर में पड़ी हूँ, ठीक है, तो वहीं से आपने इमेजेस को यूज़ करना है, ठीक है जी। तो दूसरा, अगर आप अगर लोकली इसको टेस्ट कर रहे हैं, लोकली आप बना रहे हैं वेबसाइट, और अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मीन्स का अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, तो उस टाइम भी आपकी जो इमेज है जो अभी करंटली यहाँ पे तो हमें शो हो रही है, ठीक है, लेकिन जब आपका इंटरनेट नहीं होगा तो ये आपको यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। तो लोकली जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी जो जितना भी कंटेंट लोकल आपके फोल्डर में पड़ा होता है, तो ऑब्वियसली वो आपको सारी चीज़ें शो हो रही होती है, ठीक है, टेस्टिंग के दौरान ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें थी, एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा अब क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इमेज हमारी काफ़ी बड़ी शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरनेट से इसका पाथ कॉपी किया है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आल्ट के अलावा इमेज टैग के अंदर और कौन से एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जी, विड्थ एंड हाइट। विड्थ के अंदर हम इमेज की विड्थ सेट कर सकते हैं और हाइट के अंदर इमेज की हाइट। तो विड्थ में इसको दूंगा 300 पिक्सल, ठीक है जी। px ना भी लिखें, बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल में इसका साइज आ रहा होता है, ठीक है। और मैं हाइट लिखूंगा, हाइट इसको हम देंगे हाइट 200 px, ठीक है जी। 200 पिक्सल में इसको हाइट दूंगा, ठीक है जी। जब मैंने ये दो एट्रीब्यूट्स मजीद ऐड किए इमेज की जस्ट का साइज सेट करने के लिए, विड्थ एंड हाइट, तो अब देखिएगा जी हमारी जो इमेज है उसका साइज छोटा हो चुका है, ठीक है। या जब पहले पूरी यहाँ तक नजर आ रही थी, अब उसको हमने स्पेसिफिक साइज दे दिया, ठीक है। तो इमेजेस को छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, ओके। अच्छा, इमेजेस को साइज देने के लिए हम CSS को भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ जो हमारे पास टैग्स हैं, जैसे अभी ये हमारे पास इमेज टैग है, ठीक है, उसके अंदर जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। इमेज है और इमेज के अंदर SRC और ALT इसके बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर आप इमेज का साइज यहीं से सेट करना चाहें, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका विड्थ और हाइट देना चाहें, उसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट लिखें, ठीक है, उसको वैल्यू दें, हाइट एट्रीब्यूट लिखें, उसको वैल्यू दें, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, इमेज के बारे में जो आपका टैग है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स को आप कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू, सिंटैक्स क्या है, एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू, फिर विद इन डबल कोट्स आप उसकी जो वैल्यू है वो लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास एट्रीब्यूट है विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू, विद इन डबल कोट्स, एक कोट ये है, एक कोट ये है, डबल कोट्स के अंदर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हमने इमेज टैग के बारे में डिस्कस किया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है और इनको इसी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है जी। और ये की पॉइंट्स आपने माइंड में रखना है क्योंकि इमेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक हो गया जी। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम मज़ीद कुछ टैग्स को देखेंगे। आज के लिए यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। ओके जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।